अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ के लेक्चर नंबर 23 में। लेक्चर नंबर 23 का मेन टाइटल है लॉ ऑफ पार्टनरशिप, काइंड्स एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकंड हमारा टॉपिक होगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। फोर्थ हमारा टॉपिक होगा जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। और फिफ्थ और लास्ट टॉपिक हमारा होगा म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर। तो आइए अपने इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं कि लेक्चर नंबर 23 का मेन टाइटल है लॉ ऑफ पार्टनरशिप, काइंड एंड म्यूचुअल राइट्स। आइए इस लेक्चर को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये नाम याद रखिएगा, MCQs के अंदर आ सकता है कि पार्टनरशिप के लिए जो एक्ट लागू होता है वो 1932 है। लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। Partnership is the relation between person who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप जो है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान होती है जो कि इस बात पे एग्री होते हैं कि वो मिलजुल के बिज़नेस करेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करेंगे। अब इसमें एक कंडीशन ये आ सकती है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स में या तो कोई एक बंदा डोमिनेंट पोजीशन में आता है और वो बिज़नेस को लीड करता है और बिज़नेस को चलाता है और प्रॉफिट सारे शेयर कर लेते हैं, या फिर सब मिलके बिज़नेस को चला रहे होते हैं और वो उसको लीड कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल सिंपल सी ऐसी है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर हायरार्की होती है। हायरार्की क्या होती है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो कि COO कहलाता है, उसके नीचे COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, फिर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव्स एंड देन नीचे लेबर्स की लॉ तक आ जाती है। पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। जो लोग आपस में मिलजुल के बिज़नेस के लिए इकट्ठे होते हैं वो इंडिविजुअली पार्टनर कहलाते हैं और कलेक्टिवली उनको हम एक फर्म बोलते हैं। और जो फर्म जो है उसका कोई नाम रखते हैं, जैसे ABC कंपनी हो गई तो वो जो है वो फर्म कहलाती है या फर्म का नाम कहलाता है। अब यहाँ पे 2-3 केस हैं, उनका हवाला देके हमें बताया गया है जो कि एक्चुअली अदालत के अंदर आए हैं और उनके ऊपर जजेस ने जो है वो फैसला दिया है। जैसे कि एक केस आया था, उसका नंबर दिया गया कि पार्टनरशिप हैज़ बीन इंटरप्टेड एज अंडर, कि पार्टनरशिप जो है वो इस सिचुएशन में ख़त्म हो जाती है या इस सिचुएशन में पार्टनरशिप हो सकती है। यही सर्टेन कंडीशन है जो कि जज साहब ने उसमें बताया था। वो उन्होंने ये कहा था कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल हु हैव इंटर्ड इनटू एग्रीमेंट फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। कि पार्टनरशिप जो है वो एक रिश्ता है, एक एग्रीमेंट है लोगों के दरमियान जो कि इंटर होते हैं। क्या मकसद होता है उनका बिज़नेस स्टार्ट करने का कि वह आपस में प्रॉफिट को बांट सकें। प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का जो है वो प्रूफ क्या होता है। एक केस आया था मोहम्मद शरीफ उपल 5 अकबर हुसैन PLD 1990 LAH से मुराद लाहौर है, ये 229, ये एक्चुअल केस का नंबर दिया गया। इसमें क्या हुआ था कि कुछ लोग जो थे उन्होंने पार्टनरशिप की और बिज़नेस को कंटिन्यू कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उनमें से एक बंदा जो था उसको वो उन्होंने पार्टनरशिप से निकाल दिया। अब उस बंदे ने अदालत में केस किया कि भाई मैं इस बिज़नेस में पार्टनर हूँ, मेरी जो है वो पार्टनरशिप थी और सारी चीज़ें थी। अब अदालत ने बोला कि नहीं भाई, आप पार्टनर नहीं हैं, आप जो है वो प्रूफ वगैरह प्रोवाइड करें। तो उस बंदे ने या उसके लॉयर ने क्या दलील दी कि जिस टाइम पे इस फर्म को रजिस्टर्ड किया गया था, अब लेक्चर नंबर 24 में जब हम जाएंगे तो उस पर पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से एक फ़र्म रजिस्टर्ड होती है। तो उस फर्म की रजिस्ट्रेशन के अंदर मेरा नाम मौजूद है कि कौन कौन पार्टनर होंगे, तो उसके अंदर मेरा नाम है। तो अदालत ने कहा कि नहीं, ये एक्चुअल प्रूफ नहीं हो सकता, आप कोई और कंक्रीट एविडेंस दें और दूसरी चीज़ें दें, एग्रीमेंट दें, क्योंकि उसके अंदर तो सिर्फ नाम लिखे हुए होते हैं आपके कि भाई ये ABC कंपनी है और इसमें फ़लाने फ़लाने पार्टनर हैं और ये काम करेगी, इसको रजिस्टर्ड कर लें। तो वो एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है। तो अदालत बोली कि आपके पास कोई कंक्रीट होगा ना, आपने डिसाइड किया होगा कि अब लड़ाई जो केस आप लेकर आए वो ये केस तो नहीं है कि भाई मैं पार्टनर हूँ या नहीं हूँ। वो केस तो ये हो सकता है कि भाई इन्होंने मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, या प्रॉफिट में इन्होंने पार्ट नहीं दिया, या नुकसान में मेरे को नुकसान ज़्यादा पहुँचा दिया। तो इस तरीके का केस है ना, तो उसमें कितना आपका प्रॉफिट शेयर होगा, कितना आपको नुकसान होगा, किस तरीके से आप लायबल होंगे, क्या आपकी इक्विटी होगी इस बिज़नेस के अंदर, कितना आपने इन्वेस्ट किया है, आपकी पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह हुए होंगे ना, तो वो डील हमें प्रोवाइड करें। तो आप जब भी किसी कानूनी पेचीदगियों में जाएँ, किसी चीज़ में जाएँ, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, उसको गूगल कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। जैसे घर में ज़मीन जायदाद के मामलात होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, आप स्कूल गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, वहाँ पे आपसे कोई फ़ीस का तकाजा किया जा रहा है, कोई चीज़ है, तो आप सिंपल गूगल करके देख सकते हैं। आजकल तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप उसको
सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यही तो फ़र्क होता है एक पढ़े लिखे इंसान में और एक कम पढ़े लिखे इंसान में। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ वापसी आते हैं। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। लाइबिलिटी क्या होती है कि जो आपने मुझसे जो है वो 1000 रुपये ले लिए, तो आपने मुझे 1000 रुपये वापस करने हैं, तो ये 1000 रुपये जो हैं वो आपके लिए लाइबिलिटी है। द डिफेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड अदर डिफेंडेंट बीइंग पार्टनर ऑफ द फर्म देयरफॉर जॉइंटली सेवरली लायबल फॉर द अमाउंट क्लेम इन सूट। केस लॉ रिपोर्टेड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये केस का नंबर दिया हुआ है कि इसमें क्या हुआ था कि अदालत ने ये बात बोली कि जितने भी पार्टनर, जैसे 10 लोगों ने मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और उस बिज़नेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है, उस फर्म ने ABC कंपनी स्टार्ट की है 10 पार्टनर से मिलकर, उस फर्म ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, उसमें से 50 लाख रुपए वापस कर दिए, 50 लाख रुपए रहते हैं। अब वो फर्म ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो अगर 10 पार्टनर हैं तो सबके हिस्से में जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट है, जैसे 5 पार्टनर है, आप मिसाल ले लें, तो सबके हिस्से में 10-10 हज़ार रुपये आएंगे, 10-10 लाख रुपए आएंगे, तो वो उनको देने पड़ेंगे। वो तमाम लायबल हैं, कोई एक लायबल नहीं होगा। तो ये एक्चुअल 3 केसेस थे और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिसीजंस थे और पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद है एसेंशियल्स ऑफ पार्टनर, एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं? 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं पार्टनरशिप को बनाने के लिए। जैसे कि पहला है देयर मस्ट बी एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन टू कैरी ऑन अ बिजनेस। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। अगर एक लोग है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगी, पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट इंटर इनटू बाय ऑल द पर्सन कंसर्न। तमाम लोगों के दरमियान, जितने भी लोग हैं उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होना चाहिए और इंडिविजुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने केस में कॉम्प्लिकेशंस देख चुके हैं कि अगर एग्रीमेंट ना हो तो कितने मसले मसाइल आगे चल के हो सकते हैं। द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। एग्रीमेंट के अंदर ये होना चाहिए कि हम आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। सवाब के लिए कोई भी बिजनेस नहीं किया जाता। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड आउट बाय ऑल ऑफ एनी ऑफ द पर्सन कंसर्न एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस सब मिलके करें या तो फिर किसी एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल हेड बना दें कि भाई आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है, आप सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एज अ CEO एक्ट करें, आपका शेयर भी सबसे ज़्यादा होगा और आप बिज़नेस को लेके आगे चलें। ठीक है, तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने याद रखना है। अब उसके बाद ओनली लॉफुल एग्रीमेंट। अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अल्लाह माफ़ करे आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं और उसका एग्रीमेंट बना के बैठे हैं और कल को आप जो है वो उसको जाके कोर्ट ऑफ लॉ में दे दें कि भाई 3 बंदे हैं, 3 बंदे मिलके हम चोरी करेंगे और चोरी करने के बाद आपस में माल जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वली। अब तीनों ने मिलकर चोरी की, एक बंदे को माल नहीं मिला और वो लॉज में अदालत में चले गया केस करने के लिए, तो इसमें क्या होगा? अदालत उसको सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि ये लॉफुल एग्रीमेंट नहीं है, अनलॉफुल एग्रीमेंट है। अब टर्म बिजनेस क्या होता है इसको डिफाइन करें। द टर्म बिजनेस हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2। द इंक्लूड एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। जो बिज़नेस है उसको डिफ़ाइन किया गया सेक्शन 2 के अंदर, जिसमें कि हर किस्म की ट्रेड यानी कि जो तिजारत है वो इन्वॉल्व हो जाती है, कोई भी पेशा है वो इन्वॉल्व हो जाता है, कोई भी प्रोफेशन है वो इन्वॉल्व हो जाता है। बिज़नेस में भी टेम्परेरी और परमानेंट। बिज़नेस जो है वो कारोबार टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है और इनडेफिनेट भी हो सकता है, बट इट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। लेकिन वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर में, जैसे घूस्ट स्कूल्स होते हैं ना, सिर्फ पेपर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और एक्चुअल में नहीं होते। हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत से स्कूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन अ बिजनेस ऑन एट अ फ्यूचर टाइम डज नॉट रिजल्ट इन प्रेजेंट पार्टनरशिप। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हम फ्यूचर में जाके ये वाली पार्टनरशिप करेंगे, पूरा एग्रीमेंट बना दिया, सब कुछ बना लिया, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आपस में किस तरीके से शेयर करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से होगा, क्या करना होगा, क्या एग्रीमेंट होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। द मेंबर ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल सोसाइटीज़ एंड क्लब आर नॉट पार्टनर एज द आइडिया ऑफ शेयरिंग और इवन मेकिंग प्रॉफिट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस सोसाइटीज़ एसोसिएशन। अब यहाँ पे मिसाल दी जा रही है कि जो मजहबी, जैसे कि हमारी मसाजिद होती हैं या कुछ चैरिटेबल सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे कि ईदी है, छिपा है, अब ये जो हैं लोग, इनके साथ जो लोग ताउन कर रहे होते हैं और जो इनके मामलात को चला रहे होते हैं वो पार्टनर नहीं होते, क्योंकि इसका मकसद ये नहीं होता कि प्रॉफिट को आपस में शेयर कर लिया जाए या प्रॉफिट बना लिया जाए। इनका मकसद ये होता है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाए। जैसे हमारे मुल्क में आप नाम ले लें तो ईदी है, ईदी एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बहुत फेमस नाम है। अल्लाह पाक ईदी साहब को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो उन्होंने जो है वो एक चैरिटेबल काम किया है, तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह नहीं है, तो जो लोग उनके साथ ताउन करते हैं वो उनके पार्टनर्स नहीं हैं।
एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट इज एसेंशियल बट इट शुड बी नोटेड दैट एन एग्रीमेंट टू शेयर द लॉस इज नॉट एसेंशियल। यानी कि जो प्रॉफिट का एग्रीमेंट है वो तो एसेंशियल है, लेकिन जो लॉस किस तरीके से शेयर किया जाएगा ये इतना एसेंशियल एग्रीमेंट नहीं है। वेयर नथिंग इज सेड टू बी शेयरिंग ऑफ लॉसेज इट इज़ इम्प्लाइड इन अ पार्टीशन बाय डीड। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर लिख देंगे भाई कितने लॉस जो है वो इस तरीके से शेयर किया जाएगा। इट इज़ इम्प्लाइड इन अ पार्टनरशिप। यानी कि इम्प्लाइड क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो कि एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि एक एग्रीमेंट किया जाता है, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा जाता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है, तमाम पार्टनर उस पर साइन करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्म में होता है जिसको बाद में चैलेंज किया जाता है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसको एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप आपस में बात कर लेंगे, यार मैं 10% शेयर रखूँगा, आप 20% रख लेना, आप 30% रख लेना। इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट करता है। It will, however, be agreed that as a between the partners, anyone or more of them shall not be liable for losses। ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं पार्टनर्स कि हम लोगों के दरमियान जो एक बंदा होगा वो लॉसेस बेयर नहीं करेगा। अब एक मिसाल ले लें, 5 पार्टनर्स जो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन खोली है, ठीक है। अब उसके अंदर जो एक पार्टनर है उसने सारा पैसा लगाया, अब जब लॉस उससे प्रॉफिट होना शुरू हो गया तो आप सबने लेना शुरू कर दिया। अब नुकसान होना शुरू हो गया तो आप उसको बोले नहीं भाई नुकसान आप भी बेयर करें, तो हो सकता है आप उसको बोलें कि आप नुकसान बेयर नहीं करेंगे, नुकसान हम लोग बेयर करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसमें हम आपको हिस्सा ज़रूर देंगे, क्योंकि एट द फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्टर हैं हमारे, तो इन्वेस्टर का आप ख्याल रखेंगे क्योंकि उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करवाया जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। द टर्म प्रॉफिट रेफर टू द नेट प्रॉफिट, दैट इज टू से द एक्सिस ऑफ रिटर्न ओवर एडवांसेस, और इन अदर वर्ड द एक्सिस ऑफ व्हाट इज ऑब्टेन ओवर द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट की बात हो रही है उस नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी हो तो अकाउंटिंग में हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले परचेजेस होती हैं, फिर सेल्स होती हैं, फिर उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट होता है, फिर टैक्स वगैरह माइनस होता है। सारी चीज़ें करने के बाद एंड में एक नेट प्रॉफिट निकल के आता है, दैट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर्स। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है वो नेट प्रॉफिट के ऊपर बात हो रही है। द इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड द शेयरिंग ग्रॉस रिटर्न विल नॉट कंस्टिट्यूट इन अ पार्टनरशिप। जो इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट है वो जो है वो ये कहता है कि ग्रॉस रिटर्न जो है या ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा लोगों के दरमियान, और ना ही वो कंस्टिट्यूट किया जाएगा पार्टनरशिप के ऊपर, बल्कि जो नेट प्रॉफिट है उसको कंस्टिट्यूट किया जाएगा। थस इज वन इन इंग्लिश केस द ऑनर ऑफ अ लिटरेचर थिएटर अलाउड अ ट्रैवलिंग मैनेजर एंड इज कंपनी टू यूज द बिल्डिंग सीनरी अप्लायंसेज इन द कंसिडरेशन ऑफ रिसीविंग हाफ द मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पेक्टेटर। इन अ केस लो द कोर्ट ऑब्जर्व दैट दिस डज नॉट मेक ऑनर आंसरेबल एज अ पार्टनर ऑफ द ट्रैवलिंग मैनेजर। अब देखें, अब ये केस आया था अदालत के पास। अब उसमें क्या कहा गया था कि एक थिएटर था, थिएटर के ऑनर ने क्या कहा कि भाई आप जो है वो मेरी बिल्डिंग इस्तेमाल कर लें, मेरी सीटें इस्तेमाल कर लें, मेरे जो है वो कैनवस इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे लोग आएँ फिल्में वगैरह देखें और सारी चीज़ें करें, अब आप मेरी बिल्डिंग इस्तेमाल करें और प्रॉफिट हाफ जो है वो मुझे दे दें। अब कोर्ट के पास जब ये केस आया तो कोर्ट ने बोला कि भाई वो ऑनर जो है वो पार्टनरशिप का आंसर नहीं है कि आपके दरमियान जो मामला हुए सारी चीज़ें हैं, वो सिर्फ उसने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे दी, वो आपका एक वेंडर और एक सप्लायर, एक थर्ड पार्टी हो सकता है, लेकिन वो आपका पार्टनर नहीं हो सकता। केयरिंग ऑफ अ बिज़नेस, केयरिंग ऑफ अ बिज़नेस के लिए देखें, यानी वहाँ पे मैंने जो है वो एक स्टिकी नोट लगा दिया और उसमें पूरी डिटेल लिखी है। उसको हम ओपन कर लेते हैं एंड देन हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, द पार्टनर एक्ट एज अ एजेंट फॉर ईच अदर एंड द फर्म। पार्टनर जो है वो एक दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं और फर्म के लिए काम कर रहे होते हैं। दे आर बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट्स। वो प्रिंसिपल भी होते हैं, एजेंट्स भी होते हैं। अब प्रिंसिपल क्या होता है, एजेंट क्या होता है, ये लेक्चर नंबर 19, 20, 21, 22 में हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं लिए हैं तो वो लेक्चर लाजमी ले लें। देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ जिनको मैं प्राइवेट कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन हुआ होता है, बल्कि आजकल सारे कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन हो रहे हैं। पहले क्या आपको फाउंडेशन पढ़ाई जाती है, जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी बुनियाद खड़ी करते हैं। बुनियाद जितनी मजबूत होगी उतनी ऊपर तक आप बिल्डिंग ले जा सकते हैं और उतनी देर वो कायम रहेगी। इसी तरीके से कोर्सेज में क्या होता है, पहले आपकी बेस बनाई जा रही होती है। अब वो टॉपिक ईजी होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, यार ये किसी काम की चीज़ नहीं, उसको स्किप कर देते हैं। और आगे जब इस तरीके के टेक्निकल वर्ड आते हैं ना, प्रिंसिपल, एजेंट, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे वो ब्लैंक हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। तो वो जो स्टूडेंट जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं लिया वो प्रिंसिपल और एजेंट पे ही स्टक हो जाएंगे, वो आगे उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी क्योंकि दिमाग वहाँ पे स्टक हो गया। तो आप पिछले लेक्चर्स लाजमी लिया करें। पार्टनर कैन बाइंड ईच अदर इन द फर्म कंडक्टिंग बिजनेस ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द फर्म नेम और एक्सप्रेस इंटेंशन टू डू सो यूजिंग पर्सनल फंड फॉर द फर्म बेनिफिट डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक ऑल पार्टनर्स लायबल। यानी कि आप अगर अपने पर्सनल फंड को इस्तेमाल कर रहा है बिजनेस के अंदर
ठीक है। अगर आपने जो एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम बिज़नेस इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तो आप लायबल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई अपना पर्सनल फंड लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बेनिफिट के जो है तमाम पार्टनर जो है वो उसके लॉस के लायबल हो जाएंगे इस तरीके से। अगर आपने अपना पर्सनल फंड इस्तेमाल किया, अपना कोई पर्सनल डिसीजन लिया, तो उसके नुकसानदेह भी आप होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से 2 पार्टनर आर रनिंग अ रेस्टोरेंट टुगेदर, कि 2 पार्टनर जो हैं वो एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। इफ़ वन पार्टनर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सप्लायर बिहाफ ऑफ द रेस्टोरेंट यूजिंग द रेस्टोरेंट नेम, बोथ पार्टनर आर बाउंड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब पार्टनर ने जो है वो किसी एक वेंडर के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, कि वो जो है वो उनको सीट्स प्रोवाइड करेगा या अच्छी जो मटेरियल जो खाने के लिए इस्तेमाल होगा वो प्रोवाइड करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जब उसने फर्म के लिए, रेस्टोरेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तो तमाम पार्टनर लायबल हो जाएंगे। लेकिन अगर पार्टनर अपने पर्सनल फंड को इस्तेमाल करता है और नया किचन इक्विपमेंट ले आता है रेस्टोरेंट के लिए और दूसरे पार्टनर्स को नहीं बताता और वो क्लियरली उनसे राय भी नहीं लेता कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, और वो अपने पर्सनल डिसीजन के ऊपर ले आता है, जो अदर पार्टनर जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर लायबल नहीं होंगे कि वो इसकी रीपेमेंट करें, ठीक है। तो जो भी डिसीजंस पार्टनरशिप वगैरह में लिया जाएगा तो वो तमाम लोगों की ऑब्लिगेशन से, तमाम लोगों के मशवरे से फिर लिया जाएगा। और जब तमाम लोग उस पर, तमाम पार्टनर एग्री करेंगे तो आप डिसीजन लेंगे। अगर आप अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेके अपना पर्सनल फंड उसमें लगा देंगे तो वो इस चीज़ के अंदर जो है वो दूसरे पार्टनर लायबल नहीं होंगे। काइंड ऑफ पार्टनरशिप देखते हैं कि पार्टनरशिप की कितनी काइंड्स होती हैं। एक तो होती है पार्टनरशिप एट विल, जो कि सेक्शन 7 को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो कि सेक्शन 8 को रिप्रेजेंट करती है। सेक्शन नंबर जहाँ पर 7 दिए जाएँ तो आप इसको लाजमी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है MCQ से रिलेटेड। पार्टनरशिप एट विल, where no provision is made by the contract between the partner for the time, for the duration of their partnership or for the determination of the partnership is partnership at will। यानी कि जहाँ पार्टनरशिप का कोई ड्यूरेशन नहीं डिसाइड किया गया और पार्टनरशिप कोई ऐसा भी नहीं डिसाइड करेगा कि इसकी क्या डिटर्मिनेशन होगी, तो ऐसी जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट विल कहलाएगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होती है? पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, यानी कि उसने कुछ खास अंडरटेकिंग की या कुछ खास एडवेंचर के लिए वो एक पर्सन का पार्टनर बनाया, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाएगी। अब इसकी हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। पार्टनरशिप डीड क्लियरली स्टेटिंग फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप टू रन एजेंसी एक्वायर्ड द प्लेंटिफ एट अ पर्टिकुलर स्टेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी। अब एक मिसाल ले लें कि एक एजेंसी है कि 2 लोगों ने पार्टनरशिप कर ली और उसमें डीड में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि एक एजेंसी जो है वो उसको एक्वायर्ड कर लेंगे और उसको इस स्टेशन से लेके इस स्टेशन, इस कंपनी तक जो है वो सिर्फ ऑपरेट करेंगे। यानी कि एजेंसी बहुत बड़ी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टेशन जो है ना इसका, तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसके साथ जो डीलिंग है वो हम करेंगे, इसमें हम पार्टनर हैं आपके। बाकी जो डीलिंग वगैरह वो आप खुद करें या किसी और को दे दें, लेकिन ये पर्टिकुलर एजेंसी हम हायर कर लें सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेशन और इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ डील करने के लिए, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाएगी। जनरल ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर्स की जनरल ड्यूटी क्या होती है? पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस टू फर्म ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस। पार्टनर्स का मकसद ये होता है कि वो बिज़नेस को इस तरीके से लेके चलें कि एक एडवांटेज जो है वो कॉमन एडवांटेज हो, यानी कि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या अपने ज़ाती मफाद के लिए बिज़नेस को चलाए, बल्कि वो जो दूसरे पार्टनर्स हैं उन्होंने फर्म के इंटरेस्ट में काम करना है और फर्म के इंटरेस्ट में काम करेंगे तो तमाम पार्टनर्स को फ़ायदा होगा। टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, और एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ और एक दूसरे के साथ अच्छे दिल और खुलूस के साथ एक दूसरे के लिए काम करें। एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट एंड फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग अफेक्टिंग द फर्म ऑफ एनी पार्टनर ऑफ हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और क्या करें कि तमाम अकाउंट जो हैं उनको क्लियर रखें, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें उस पार्टनर को या उस पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है कि एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, उसने आपको पैसे दिए कि भाई आप बिज़नेस चलाओ और इसमें मेरा भतीजा जो है वो आपकी हेल्प करेगा, जो कि पाकिस्तान में है। तो जो पाकिस्तान में उसका भतीजा है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा आपके पार्टनर का। तो आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन और फुल इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करेंगे, ना कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो मैं इसको धोखा दे दूँ। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर, ये चीज़ें जो हैं वो सेक्शन 13 के अंदर बताई गई हैं कि कौन कौन सी लायबिलिटीज़ होंगी और कौन कौन से म्यूचुअल राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कर लिए हैं, क्योंकि 3 या 5 नंबर का सवाल आता है और इस 3, 4, 5 पॉइंट में से आप एक अच्छे खासे पॉइंट्स बना सकते हैं। अ पार्टनर इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रेमनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। एक पार्टनर जो है वो ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे जो है वो महीने की तनख्वाह दे दो, मैं इतना काम करूँगा और आपको फ़ायदा हो, लॉस हो, कुछ भी हो, अब मुझे तो मेरी तनख्वाह चाहिए। तो पार्टनर जो है वो इंटाइटल नहीं होता तनख्वाह के लिए। द पार्टनर इंटाइटल टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट एंड शेल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेज सस्टेन्ड बाय द फर्म। पार्टनर किस चीज़ के लिए इंटाइटल्ड होता है? जो प्रॉफिट हो रहे होते हैं वो आपस में बांट लें और जो लॉस हो रहा होता है उसको भी आपस में बांटें।
वेयर अ पार्टनर इज ग्रांटेड टू इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर एक पार्टनर जो है वो इंटरेस्ट लिया उसने कुछ कैपिटल के ऊपर, तो वो इंटरेस्ट जो है वो पे करेगा अपने प्रॉफिट से, यानी कि दूसरों के प्रॉफिट से वो पैसे नहीं पे कर सकता। अगर एक पार्टनर है उसने कुछ इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल से कुछ चीज़ें ले ली हैं, लोन के तौर पर ले ली है और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट है, तो वो पार्टनर जो है उसको प्रॉफिट से देगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी के एक्सपेंडिचर्स जो हैं या कैपिटल से जो है उससे वो इंटरेस्ट देना शुरू कर दे। अ पार्टनर शेयर इंडेमफुली द फर्म फॉर एनी लॉस कैश टू इट बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर एक पार्टनर से कोई गलती हो जाती है, जानबूझ के अगर वो कोई नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, उसकी कोई गलती की वजह से नुकसान पहुंचता है बिजनेस को, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, if a partner willfully ignore their duties and this case financial harm to the partnership, they are required to reimburse the partnership for the loss occurred। एक मिसाल ले लें, अगर एक पार्टनर जो है वो जानबूझ के कोई चीज़ें इग्नोर करता है, अपनी ड्यूटीज़ सही तरीके से अदा नहीं करता और उसकी इस गलती की वजह से जो पार्टनरशिप है, जो फर्म है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो उसको ये रिक्वायर्ड है, ये उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो रीइंबर्स करे उन पैसों को, वो जो लॉस है उसको अपने प्रॉफिट से पूरा करे। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि एक पार्टनर जो है वो लॉ फर्म में निगलेक्ट कर देता है इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट और नॉट रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ अ क्लाइंट के सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डैमेज फॉर द फर्म। इन सच केस द निगलिजेंट अमाउंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेटिंग द फर्म। अब एक यहाँ पर एक मिसाल दी गई है कि एक लीगल फर्म है, ठीक है, एक वकील साहब हैं, उन्होंने किसी पार्टी का केस ले लिया और वो केस लड़ रहे हैं, तो वकील साहब का जो असिस्टेंट है वो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो इंपॉर्टेंट फाइल जो है वो वकील साहब ने उसको दी और उसने एंड टाइम पे वो घुमा दी जिसके अंदर सारी डिटेल वगैरह लिखी हुई थी। अब वकील साहब केस हार गए, उनको जो नुकसान हुआ वो असल में उनकी अपनी वजह से नहीं हुआ, जो असिस्टेंट इसको इस ड्यूटी के लिए रखा था उसने गलती की, तो अब उस असिस्टेंट की जिम्मेदारी है कि जितना नुकसान उनको हुआ है उस क्लाइंट के जाने की वजह से, कि जीतने की सूरत में उनको 1 लाख रुपए मिलने थे, अब वो नुकसान हो गया तो उनकी बस फीस मिली उनको, जैसे तो उनको जो 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो अब ये उस असिस्टेंट की जिम्मेदारी है या उस पार्टनर की, सॉरी वो पार्टनर है उनका, असिस्टेंट नहीं है, तो उस पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो वकील साहब को पैसे जो है वो पूरे दे, क्योंकि उसकी गलती की वजह से नुकसान हुआ। रिलेशन ऑफ पार्टनर तो थर्ड पार्टीज़ के साथ जो है वो इनका क्या रिलेशन है, इट इज़ कंटेन इन सेक्शन 18 ऑफ एक्ट विच इज़ गिवन बिलो। अ पार्टनर principal as well as agent, this is one of the most important tests of partnership as agency is essence of a partnership, therefore a partner is both a principal and an agent। प्रिंसिपल ऑफ एजेंट क्या होता है, अब यहाँ पर दोबारा ये टॉपिक आ गया, मैं आपको समझा लेता हूँ कि जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए कि भाई आप इस 1 लाख रुपए को इस्तेमाल करो, इसको बिजनेस करो और इससे आपने मुझे 1 लाख रुपए भी देने हैं और इसके ऊपर 50% प्रॉफिट भी देना है, यानी आपने 1.5 लाख रुपए मुझे देने हैं, ठीक है। तो आप मेरे एजेंट हैं, आप उस बंदे के पास जाएँ, उसको 1 लाख रुपये दें, वो इतना माल आपको देगा, ये माल वहाँ से लें और इस बंदे को दे दें, वो आपको 1.5 लाख रुपए देगा और 1.5 लाख रुपए लाके आप मेरे को देते हैं। अब मैंने आपको पैसे दिए, काम दिया, अब आप ये काम जो कर रहे हैं मेरे बिहाफ पे, तो आप मेरे एजेंट कहलाएंगे। द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू। अब एक जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी मिली हुई है एक पार्टनर को, कि फर्म के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स हैं, अब उसमें से हर पार्टनर के पास अपनी एक एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। एम्प्लॉयड क्या कहलाती है कि उसको बोला हुआ है कि आप ये काम कर लें, ये काम कर लें। अब इसका मतलब जो है वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी उसको ये पावर नहीं देती, क्या क्या काम करने की पावर नहीं देती, कि ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन इट्स ओन नेम, कि वो भाई फर्म के नाम के ऊपर अपने नाम पर फर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने नाम पर अकाउंट खोल ले, या तो फिर वो कोई केस जो है फर्म का चल रहा हो उसको वो जो है वो विड्रॉ कर ले, या एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म के नाम पर कोई जो है वो लोन ले ले और प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीद ले फर्म के नाम के ऊपर, कैसे इंस्टॉलमेंट के ऊपर। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, किसी और पार्टनरशिप में एंटर हो जाए फर्म के बिहाफ के ऊपर। इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म एक्ट और अ पार्टनर डन विद इन द स्कोप हिज एम्प्लॉयड अथॉरिटी, दिस कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट। अगर कोई पार्टनर एम्प्लॉयड अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए कोई काम करना चाहता है तो फॉलोइंग कंडीशन जो हैं वो पूरी उसको करनी ज़रूरी होंगी। अब वो कंडीशंस क्या हैं, द एक्ट मस्ट बी डन इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड ऑल कैरिड बाय द फर्म, यानी कि कोई भी काम जो वो कर रहे हैं वो फर्म के बिज़नेस के लिए होना चाहिए, फर्म की बेहतरी के लिए होना चाहिए, कोई ऐसा काम होना चाहिए जो फर्म के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि एक मिसाल ले लें कि 5 पार्टनर हैं, उसमें से 4 पार्टनर जो हैं वो किसी वेंडर के यहाँ गए हुए हैं और एक वेंडर मौजूद है और किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करना है या कोई डिस्पैच करना है, उसके लिए सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर वो सिग्नेचर कर सकते हैं। हालाँकि वो CEO नहीं है लेकिन वो सिग्नेचर कर सकते हैं फॉर करके, वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये फर्म के लिए काम है।
द एक्ट मस्ट बी डन इन विच वे यूजुअल सच अ बिजनेस, के वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। फाइनली द एक्ट मस्ट बी डन इन द फर्म नेम और इन एनी अदर मेथड एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, यानी कि जो एक्शन जो होना चाहिए वो फर्म के ऊपर होना चाहिए और प्योरली फर्म के नाम पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके अपने नाम पे होना, जैसे कोई चेक है, वो चेक उनके पास आया या पेमेंट उनके पास आई है, तो उनका क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो फर्म के अकाउंट में जमा करवाएं, ना कि अपने अकाउंट में जमा करवा लें। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है या मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हैंडआउट्स को, हाईलाइटेड हैंडआउट्स को हासिल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कॉन्टैक्ट करें, या हाईलाइटेड हैंडआउट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हाँ, आप प्राइवेट कोचिंग लेना चाहते हैं किसी कोर्स की या कोई सजेशन लेना चाहते हैं तो ईमेल आईडी मेरा मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।